ओडिशा के बालासोर में हुए रेल हादसे पर रेलवे के जारी आंकड़ों के मुताबिक इस हादसे में 261 यात्रियों की जान जा चुकी है, जबकि 600 से ज्यादा लोग घायल हैं। इस बीच पीएम मोदी थोड़ी ही देर में ओडिशा के बालासोर पहुंचने वाले हैं, जहां वो रेस्क्यू ऑपरेशन की समीक्षा करेंगे। बालासोर रवाना होने से पहले दिल्ली में पीएम मोदी ने रेस्क्यू ऑपरेशन को लेकर हाई लेवल मीटिंग की, जिसमें गृह मंत्री भी मौजूद थे। इस वक्त बालासोर में हादसे की जगह पर रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव, शिक्षा मंत्री भी मौजूद हैं। ओडिशा के सीएम भी बालासोर में हैं। बंगाल की सीएम ममता बनर्जी भी बालासोर में हैं। इस बीच एक और बड़ी खबर आ रही है कि बालासोर में रेस्क्यू ऑपरेशन का काम पूरा हो गया है। रेल मंत्रालय ने ऑपरेशन पर जानकारी दी है। यातायात बहाल करने का काम जारी है। एनडीआरएफ, ओडीआरएफ का ऑपरेशन पूरा हुआ। और इस खबर पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे सहयोगी अम्बरीश पांडे, उनसे बात करते हैं। अम्बरीश, जैसा कि खबर आ रही है कि प्रधानमंत्री मोदी निकल चुके हैं बालासोर के लिए और थोड़ी देर में पहुंचने वाले हैं। वहां पहुंचकर वो जायजा लेंगे इस घटना स्थल का, जो वहां पर बचाव कार्य किया गया उसका जायजा लेंगे। जो लोग घायल हैं, जो जख्मी हैं, उनसे जाके मुलाकात करेंगे। और क्या कुछ अपडेट मिल रही है आपको? जी, जो जानकारी हमें मिल रही है उसके अनुसार 4:30 से 5 बजे के बीच में प्रधानमंत्री भुवनेश्वर लैंड कर सकते हैं और उसके बाद चॉपर के जरिए उस घटना स्थल पे जाएंगे। घटना स्थल पे उस मौके का मुआयना करने के बाद अस्पतालों में जाएंगे जो कि कटक और भद्रक के आसपास हैं। उनमें वो घायलों से मुलाकात करेंगे और उनसे उनकी कुशलक्षेम पूछेंगे। अगर कुछ किसी को जरूरत है, अगर कुछ और है तो वो उनसे बात करेंगे। जो दूसरा अपडेट ये है कि रेस्क्यू का ऑपरेशन बिल्कुल कंप्लीट किया जा चुका है। अब धीरे धीरे रेस्टोरेशन पे काम शुरू किया जा चुका है, यानी कि रेल यातायात उस मार्ग पर जो है फिर से चालू हो जाए। इसके लिए रेल मंत्रालय और तमाम जो एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की टीमें हैं वो इस बात पे काम कर रही हैं। और जो अपलाइन है वो उसको, जो हमें जानकारी मिल रही है उसके अनुसार देर शाम यानी कि रात में 10 बजे के आसपास जो है अपलाइन को खोला जा सकेगा और देर अर्ली मॉर्निंग कल की यानी कि संडे की अर्ली मॉर्निंग में जो दोनों लाइनें हैं वो चालू की जा सकेंगी। तो कुल मिलाकर सबसे बड़ा अपडेट तो यही है कि फिलहाल रेस्क्यू का ऑपरेशन बंद हो चुका है और रेस्टोरेशन काम चालू है। प्रधानमंत्री थोड़ी देर में पहुंचने वाले हैं और उसके बाद वो कुशलक्षेम पूछेंगे। इसी के बीच में वहां पर शिक्षा मंत्री, रेल मंत्री ममता बनर्जी जो कि बंगाल की मुख्यमंत्री हैं वो, और नवीन पटनायक जो कि उड़ीसा के मुख्यमंत्री हैं, इन लोगों ने भी उस मौके का मुआयना किया है, जायजा लिया है, अस्पतालों में घायलों से मुलाकात की है। और उसके बाद जो ममता बनर्जी है जो कि पहले रेल मंत्री भी थी, उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि ये जो ट्रेन हादसा हुआ है, अगर इसमें वो जो सिस्टम होता है इंस्टॉल किया गया होता है जो कि एंटी कोलिजन सिस्टम होता है, अगर वो इंस्टॉल होता तो ये हादसा शायद इतना गंभीर नहीं होता, या हो सकता है ये हादसा टाला जा सकता था। तो कुल मिलाकर उन्होंने रेलवे के एक रवैये पे एक बड़ा सवाल उठाया, क्योंकि उनका ये कहना है कि जिस तरीके से ये जो रेल रूट है वो सबसे इंपॉर्टेंट रेल रूट्स में से एक है, चाहे आप पैसेंजर के हिसाब से देखें, चाहे आप फ्रेट के हिसाब से देखें, ये जो रेल रूट है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और ऐसे इंपॉर्टेंट रूट्स पर जो कि सीधा कनेक्ट करता है कई सारे बड़े राज्यों को, इसके अलावा कई सारे इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स को, उनमें इस तरह के डिवाइसेस को नहीं लगाना या उनमें उसको प्रायोरिटी की लिस्ट से बाहर रखना एक बड़ा क्वेश्चन मार्क है रेलवे की कार्य प्रणाली पर। तो ये एक सवाल जरूर उठाया ममता बनर्जी ने, और उनका सवाल इसलिए वाजिब है क्योंकि वो एक समय में रेल मंत्री भी रह चुकी हैं। तो पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री के साथ साथ रेल मंत्री होने के नाते उनका ये सवाल वाजिब है। लेकिन फिलहाल जो हमें जानकारी मिल रही है उसके अनुसार ये स्पष्ट है कि जो रेलवे का जो इंडिजिनस सिस्टम है, एंटी कोलिजन का कवच, वो इस रूट पर इंस्टॉल नहीं किया गया था। और वजह यही है कि जो एक्सीडेंट है वो इतना गंभीर हो गया। अगर हम पूरे हादसे की बात करते हैं तो हादसा जब शुरू हुआ है तो जो ट्रेन आ रही थी वो लूप लाइन को क्रॉस करते हुए फास्ट लेन पे जाना था उसको, और ऐसे में जब वो लूप लाइन की तरफ बढ़ रही थी उस दौरान एक बोगी उसकी डीरेल हो गई है, और उस जो डीरेल्ड बोगियां थी वो सीधा जाकर लूप लाइन पे खड़ी फ्रेट ट्रेन से टकराई हैं। उसके बाद कुछ बोगियां फ्रेट ट्रेन की तरफ गिरी हैं और कुछ डब्बे जो है वो दूसरी लाइन पे गिरे हैं। दूसरी लाइन पे जो डब्बे गिरे थे उनसे ही लौटते वक्त अप लाइन पे यशवंतपुर एक्सप्रेस टकराई है, और इसलिए यह हादसा 3 ट्रेनों को मिलाकर हुआ और यह हादसा गंभीर हुआ। सबसे अच्छी बात जो इस पूरे प्रकरण में अभी तक दिख रही है वो यही है
कि अगर ये हादसा जिस समय हो रहा था उसी समय, यानी कि अगर यशवंतपुर एक्सप्रेस जो है अपने समय से जिस समय पे वहां पे पास कर रही थी उससे अगर 3 से 5 मिनट पहले आई होती तो संभव था कि वो उस दौरान ही होती जब वो ट्रेन पास कर रही होती और ये डिब्बे उस पटरी पे जा रहे होते। और अगर ऐसा होता या कि इंजन और बोगी का जो कॉन्ट्रैक्ट है वो होता तो ये हादसा और ज्यादा गंभीर हो सकता था, जो डिरेलमेंट है वो और ज्यादा गंभीर हो सकता था। तो एक बड़ा सवाल जरूर है, लेकिन फिलहाल रेलवे और सरकार की प्रायोरिटी यही है कि किस तरह से रेस्क्यू किया जाए, किस तरह से लोगों को राहत दी जाए और किस तरह से मदद पहुंचाई जा सकती है, तो वो काम जारी है। जी बिल्कुल अम्बरीश, जो ममता बनर्जी ने कवच टेक्नोलॉजी को लेकर बात कही है कि अगर इन ट्रेनों में कवच टेक्नोलॉजी होती तो शायद इस बड़े हादसे को हम टाल देते, शायद ये इस बड़ी दुर्घटना से हम बच जाते। अगर हम देखें तो ये कवच टेक्नोलॉजी मार्च 2022 के आसपास आई थी और उसके बाद से क्या कुछ अपडेट मिली है कि किन ट्रेनों में किन रूटों पर लगी है? क्योंकि हम देख पा रहे हैं कि इसे शुरुआत में दिल्ली मुंबई, दिल्ली हावड़ा, स्वर्णिम चतुर्भुज, स्वर्ण विकर्ण रूट पर इस्तेमाल किया जाना था। तो क्या अभी तक कवच टेक्नोलॉजी को लेकर अपडेट है कि कहां कितने रूट पर लग चुका है और इस रूट पर कितनी ट्रेनों में लग चुका है? क्या किसी तरह की अपडेट मिली है रेल मंत्रालय से? देखिए, अगर कवच टेक्नोलॉजी की बात करते हैं तो ये एक टेक्नोलॉजी है जो कि ट्रेनों के साथ साथ उन पटरियों पर भी, यानी कि पूरी लाइन पे वो लगती है, जिसका एकमात्र वजह होती है कि वो पूरा सिस्टम इस तरह से काम करता है कि वो ट्रेनों पे जो गतिविधि हो रही है, पटरियों पे जो गतिविधि हो रही है उसको भी सेंस करता है। साथ साथ ट्रेनों में भी सेंसर्स होते हैं जो कि ऐसे समय में जबकि बहुत तेज स्पीड से कोई उस ट्रेन पे या बगल वाली लाइन पे कोई ट्रेन गुजर रही होती है तो एक दूसरे को संकेत भी दे सकते हैं। इसके साथ उसकी स्पीड के साथ अपनी स्पीड को कम कर सकते हैं। इसके अलावा सबसे अहम जो इस पूरे कवच टेक्नोलॉजी का हिस्सा है वो यही है कि अगर ट्रेन लूप लाइन में जाती है तो ट्रेन जो है उस लूप लाइन को सेंस करते हुए, उसकी कर्व को सेंस करते हुए जो कवच टेक्नोलॉजी है वो उस ट्रेन की स्पीड को अपने आप कम कर सकता है। जो न्यूनतम स्पीड होगी वो 30 किलोमीटर प्रति घंटे की होगी। यानी कि एक ट्रेन अगर 100 किलोमीटर की रफ्तार से जा रही है और उसको पता चलता है कि अगले 2 से 3 से 4 किलोमीटर के बाद कहीं लूप लाइन है या फिर उसको कोई कर्व से जाना है, तो वो उस ट्रेन की स्पीड को ऑटोमेटिकली कम कर देगा और 30 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उस कर्व से उसको पार करेगा। इससे दो फायदे होते हैं। पहला तो ये कि ऐसे समय में ट्रेन के डिरेलमेंट के चांसेस जहां ज्यादा होते थे वो सबसे अहम जो टाइम है वो कवच ने अपने आप कम कर दिया। दूसरा ये कि ऐसे जब वो किसी और ट्रेन को पास कर रहे होते हैं उस दौरान दूसरे ड्राइवर को संकेत देना, उस दौरान पटरी की स्थिति को भांपना, ये सारे कुछ जो है ये सेंसर जो है अपने आप में कर लेते हैं और ड्राइवर को इन्फॉर्मेशन देते हैं कि क्या स्पीड होनी चाहिए। और अगर ऐसा लगता है कि ड्राइवर उस इन्फॉर्मेशन को समझ नहीं पा रहा है तो ये सिस्टम ऑटोमेटिकली उस ट्रेन में और सामने वाली ट्रेन में दोनों में सेंसर लगे होते हैं तो दोनों को स्पीड कम कर सकते हैं और धीरे धीरे उनको रोक सकते हैं। तो ये पूरी टेक्नोलॉजी थी। अब शुरुआत में जब ये कहा गया था कि इसको इंपॉर्टेंट रूट्स पे लगाना है और जो हमें जानकारी मिल रही है उसके अनुसार बाद में जो प्राथमिकता थी वो ये हो गई कि जिस रूट पर सबसे ज्यादा पैसेंजर ट्रेवल है, इसके अलावा जो रूट हाई स्पीड कॉरिडोर्स में आ रहे हैं उन पे इसको रिप्लेस किया जाए, क्योंकि हाई स्पीड ट्रेनों में अगर ऐसा कोलिजन होता है तो वहां पे डैमेज की संभावना बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। तो ऐसे में ये रेलवे मंत्रालय का ये प्रयास था, जो प्रायोरिटी थी वो यही थी कि उसको हाई स्पीड रेल कॉरिडोर जो है उन पे लगाया जाए। और जो ये रूट है जो कि हावड़ा से कनेक्ट कर रहा है पुरी को या भुवनेश्वर से कनेक्ट कर रहा है दिल्ली को, उस रूट पे फिलहाल ये कवच इंस्टॉल नहीं था। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे अम्बरीश आपका इस पूरी जानकारी के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए, और आप बने रहें, अपडेट लेते रहेंगे आपसे। धन्यवाद।